Hello everyone. I hope you people are well. So myself Mohammad Mustaqim, assistant professor. I have done my BCom, LLB, LLM, and I have qualified UGC NET law 4 times, and I'm pursuing my PhD in law. So till now we have I think taken many lectures of different subjects. बट चलिए, उसमें अभी हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया से, जो हम पढ़ेंगे, जिसमें फंडामेंटल राइट्स यानी जो मौलिक अधिकार हैं उनका एक इंट्रोडक्शन आज हम लेंगे। यानी हर एक राइट की जब हम बात करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में एक एक ब्रीफ में जानेंगे कि वो जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, क्यों है, और क्या प्रावधान भारतीय संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना है जिसमें फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार अपने आप में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आर्टिकल 14 से बड़ा क्वेश्चन बनेगा, 19 से बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और आपका आर्टिकल 25, 26, 7 और 28 से भी बड़ा क्वेश्चन बनता है, 29, 30 से बड़ा क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 32 अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन होता है, यानी इनसे तो लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आर्टिकल 23, 24 से पूछा जा सकता है। तो एक ब्रीफ में इनका इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। बिकॉज आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आप संविधान को का अध्ययन करेंगे, तो आपको ये चीजें विद आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद के साथ में याद होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए, ताकि उन चीजों को आप मेंशन कर सकें। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन। सो बने रहिए हमारे साथ। चल, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं। आप मेरे साथ नोट करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सारी चीजें लिख के समझने वाले हैं। मौलिक अधिकार, वैसे तो जो पार्ट 3 है, ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और ये शुरू होते हैं 12 से 35 तक। ठीक है, जिसमें स्टेट आ जाता है आपका। ओके, और आपका न्यायिक जो पुनर्विलोकन और ये कई सारी चीजें होते हैं। बट मेनली जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो वो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं टोटल। पहले 7 हुआ करते थे, हम इनको समझेंगे 7 कौन सा था, 7वां कौन सा था, उसको हटा दिया गया है तो कब हटा दिया गया वगैरह। ठीक है, चलिए। नंबर 1, सबसे पहला मौलिक अधिकार है आपका समता का अधिकार। समता का अधिकार, मेरे साथ आप नोट करते चलेंगे। समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है। दूसरा आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ओके, ये आपका 19 से लेके 22 तक है। उसके बाद आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे आप देखिएगा, ये चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, यानी सभी अधिकार आपको अनुच्छेद के साथ याद होने चाहिए और ये मेंशन करने पड़ेंगे आपको। आप आर्टिकल्स को स्किप नहीं कर सकते। शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलेगा आपको 23 और 24। ठीक है, चौथा जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये रहेगा 25 से 28 तक। ठीक है, यही यही वो ग्रुप है आर्टिकल का जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है, ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, फिफ्थ जो है आपका वो है, जो फिफ्थ अधिकार आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको जो आपकी संस्कृति है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार।
ये आपका 29 और 30। ठीक है। एक अधिकार होता था आपका, मैं था बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ये होता था आर्टिकल 31 में। क्योंकि इसके बीच में आ रहा है, इसलिए समझाना पड़ेगा कि ये 31 कहाँ से गायब हो गया, अदरवाइज आप पूछते। इसके अलावा ये था 19 का ए और उसका एफ में। ठीक है। अभी ये नहीं है, नो मोर। ठीक है। इसको हटा दिया गया है कैटेगरी से। ध्यान से समझिएगा, जो ये आर्टिकल 31 है और 19 क्लॉज 1 एफ है, ये अब हटाया जा चुका है। ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब ये मिलेगा आपको आर्टिकल 300 ए में। ठीक है। 300 ए में एज अ लीगल राइट, एज अ लीगल राइट आप इसको समझेंगे। ठीक है। तो आर्टिकल 31 बीच में आ रहा था, इसलिए समझना जरूरी था। सेवेंथ, ये होता है आपका जो संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। अब चूंकि ये जो अधिकार है ये तो रहा नहीं, तो इसलिए 6 अधिकार हो जाते हैं आपके। आपको ये 6 अधिकार मिलते हैं, यानी आपके 6 मूल अधिकार हैं। ये आपको याद होने चाहिए, कहाँ से कहाँ तक कौन सा अधिकार है वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब इनको एक एक करके इनका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो अधिकार था वो कौन सा था? समता का अधिकार। समता, या आप कहे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ओके। जो ये अधिकार है, ये आपका कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से लेके और 18 तक, यानी कि 14 से 18 तक। तो अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 14 को समझते हैं कि 14 क्या कहता, क्या है 14 की भाषा क्या है। यहां पर दो चीजों की बात हुई है। एक बात हुई है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष क्षमता। विधि के समक्ष क्षमता, यानी इक्विलिटी बिफोर लॉ। इक्विलिटी बिफोर लॉ। और ये जो कंसेप्ट है, ये इंग्लैंड का है। ये इंग्लैंड का है। ठीक है। और इसको नकारात्मक माना जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम समझेंगे आगे जाके, एविडाइस। विधि के समक्ष क्षमता, यानी कानून के सामने सब बराबर है। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो आर्टिकल 14 इसकी बात करता है। दूसरा इसमें बात होती है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। ओके। विधि का समान संरक्षण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। ये तो कंसेप्ट था इंग्लैंड का, ये है यूएस का। ध्यान से समझिए। अब सवाल ये है कि सर क्या दोनों में फर्क है? क्या दोनों एक ही हैं? क्या एक दूसरे के पूरक हैं? क्योंकि विधि के समक्ष क्षमता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सबको बिल्कुल इक्वल फुटिंग पे रख पाना। कुछ मामलों में, जैसे हमारे यहाँ जो है आपका रिजर्वेशन का सिस्टम है, SC ST OBC वुमेन, ठीक है, PWD, इन सबको हमारे यहाँ आरक्षण दिया जाता है। तो अगर हम कहेंगे सर विधि के समक्ष क्षमता, तो हम कहेंगे सर ये तो संभव ही नहीं हो पा रहा है, ये है कहाँ? तो कहने का मतलब है कि जो विधि के समक्ष समता है, ये हमारा उद्देश्य है। हमें सबको
बराबर करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बट इसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ध्यान समझने वाली चीज है कि हमें एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना होता है। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन और इसको मैं बताऊंगा कि क्या इन दोनों में फर्क है। अनवर अली सरकार बनाम वेस्ट बंगाल की बात है, तो उसमें ये कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि विधि के समक्ष समता हमारा उद्देश्य है, सबको इक्वल करना, इक्वल फुटिंग पे लाना। अब चूंकि जो लोग पिछड़ गए हैं भारत में, जैसे महिलाएं, जैसे SC ST OBC, या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, क्या उन सबको भी हम बिल्कुल बराबरी या एक एक ऐसे तराजू पे तोल सकते हैं? तो आप खुद ही कहेंगे लॉजिकली नहीं है सब, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ मामलों में जैसे क्राइम की बात होती है वहां तो ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। जब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ, इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं, ये विडा इसी का, विधि का शासन। तो इस पर कैटेगोरिकली कई बार कहा जा चुका है कि विधि के समक्ष समता जो है वो हमारा उद्देश्य है, हमें सबको बराबर करना है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, विधि का समान संरक्षण देना पड़ेगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देना पड़ेगा। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होगा? इसको हम कह सकते हैं समानों के साथ समानता, समानों के साथ समानता। ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। इक्वलिटी विद इक्वल्स, इक्वलिटी विद इक्वल्स, जो बराबर है उन्हीं के बीच में बराबरी होगी। तभी हम देखते हैं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन यानी युक्ति युक्त वर्गीकरण हमें करना पड़ता है, युक्ति युक्त वर्गीकरण, वर्गीकरण जिसको हम कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब युक्ति युक्त जो वर्गीकरण है, जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये है क्या, ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें अचीव करना है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले एक क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि इक्वल को इक्वल के साथ रखा जा सके। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, ठीक है, उससे आपको आई होप कि समझ आएगा कि वास्तव में चीजें कैसे काम करती हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो क्यों जरूरी है और उसका क्या रेलेवेंस है। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले पिक्चर आई होप आपको दिख रही होगी, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, इस पिक्चर से आपको तो एक चीज तो समझ आ गई कि सर इसमें हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ की, यानी जो विधि के समक्ष समता की बात हो रही है, विधि के समक्ष क्षमता, कि दोनों बराबर हैं, कानून की नजर में दोनों बराबर हैं। बट वास्तविकता में आप अपने ही देश में महिलाओं की स्थिति जानते होंगे, एजुकेशन के मामले में, ठीक है, इनके सोशल स्टेटस के मामले में, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, इनको दिया जाता है रिजर्वेशन, ठीक है। अभी रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? यही कारण है जो ये हमने बात की थी रीजनेबल क्लासिफिकेशन की, क्योंकि हमने ये देखा कि दोनों की स्थिति में फर्क है, महिलाओं की और पुरुषों की। इसलिए हमने क्या किया, महिलाओं को बहुत सारे मामलों में क्या छूट दे दी, फीस वगैरह में दे दी, और जॉब वगैरह में भी रिजर्वेशन दे दिया, इनकी मेरिट वगैरह भी थोड़ी सी नीचे जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई होगी। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। अब ये जो पिक्चर है आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करेंगे तो ठीक है, ये भाई साहब बड़े हैं, ये थोड़ा छोटा है बच्चा, और ये बहुत छोटा बच्चा है, यानी ये डेवलप नहीं हो पाया अच्छे से अभी, मतलब छोटा है। तो अगर हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ इक्विलिटी की, तो ठीक है, एक एक स्टूल दे दीजिए सबको, बराबरी हो गई।
बट क्या वास्तविकता में ये चीज सही होगी? तो हमने कहा नहीं सर, ये व्यक्ति पहले से ही डेवलप है, ये इतना बड़ा है कि ये बिना स्टूल के भी सक्षम है ये मैच देखने के लिए। जो ये है भाई साहब, ये थोड़े छोटे हैं, बस बहुत छोटे नहीं है, तो इनको एक स्टूल दे दिया जाए। और ये भाई साहब बहुत ही छोटे हैं, इसलिए इनको दो स्टूल दे दिए जाए। तो यही है युक्ति युक्त वर्गीकरण, यानी इन तीनों के बीच में जो फर्क था वो हमने देखा कि क्या फर्क है। और इस फर्क को समझने के लिए दो चीजों को समझना बहुत जरूरी होगा आपके लिए, कि जब हम ये वर्गीकरण करते हैं, ये क्लासिफिकेशन करेंगे, तो ये आधारित होना चाहिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब होता है बोधगम्य अंतरक, यानी जिसके पीछे आपने अपने इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया, आपने अपने लॉजिक को इस्तेमाल किया हो। क्या आप बताइए, इस व्यक्ति को आप स्टूल दें ना दें, कोई फर्क पड़ रहा है? क्योंकि ये तो ऑलरेडी सक्षम है। तो आपने कहा सर ठीक है, इन भाई साहब को एक स्टूल दे दीजिए, क्योंकि इनकी हाइट कम तो है लेकिन बहुत कम नहीं है, एक स्टूल देने से काम चल जाएगा। अब उसके बाद हमने देखा सर ये तो बहुत छोटा है बेचारा, ये तो हमारा छुटका है, तो इसको तो दो स्टूल देने पड़ेंगे तभी ये मैच देख पाएगा, तभी हम जो हमने बात की थी ना सबको इक्वल बनाने की, तब वो संभव हो पाएगा। अब जो लोग पहले से ही पिछड़े हुए हैं, अगर आप सोचो उनको कि आप सबको बराबर वो दे दो और वो डेवलप हो जाए, नहीं, फिर वो उनसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, इस पिक्चर को आप समझिएगा ध्यान से, आपने ये चीज देखी होगी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। फिनिशिंग लाइन सबकी एक होती है जब वो दौड़ते हैं ट्रैक पे, ये, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि वो लोग अलग अलग लाइन से दौड़ते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। क्यों ऐसा? इसलिए इसको थोड़ा सा आगे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये इस ट्रैक को घूमेगा तो ये इसको ज्यादा लंबा रास्ता तय करके आना पड़ेगा। ये सेकंड वाले से गुजरेगा तो इसको थोड़ा कम, और इसको और भी कम। इसलिए इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसमें फर्क दिखता है, क्योंकि ये लॉजिकल है। इसको आप समझ सकते हैं कि ये युक्ति युक्त वर्गीकरण है, युक्ति युक्त वर्गीकरण है। क्योंकि सबको अगर एक लाइन से दौड़ा दोगे आप तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि इस वाले को ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए ट्रैक पहले से ही बड़ा है। इसलिए हमारे यहाँ SC ST जो, या फिर जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं की बात मैं स्पेशली करता हूँ। महिलाएं शिक्षा के मामले में पिछड़ गई, सामाजिक रूप से पिछड़ गई, आर्थिक रूप से पिछड़ गई, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको रिजर्वेशन देते हैं, इसलिए उनकी जो लाइन है थोड़ी सी आगे रहती है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजों से फाइट करके आगे आना है। और अगर उनको भी बिल्कुल इक्वल फुटिंग पे रख दोगे तो वो सक्षम नहीं हो पाएंगी। आई होप इन पिक्चर से आपको ये चीज थोड़ी समझ में आई होगी कि यहां पर जो हम युक्ति युक्त वर्गीकरण की बात कर रहे थे, ठीक है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, रीजनेबल क्लासिफिकेशन वो क्यों जरूरी है और उसमें क्या होना चाहिए। युक्ति युक्त वर्गीकरण, हिंदी वाले युक्ति युक्त वर्गीकरण लिखेंगे, इंग्लिश वाले जो है वो लिखेंगे इसको रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब इसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज कि जब आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन करोगे, युक्ति युक्त वर्गीकरण करोगे, तो इसमें बोधगम्य अंतरक होना चाहिए। यानी कि जो डिफरेंस है आपका, डिफरेंस जो आप बता रहे हैं वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस्ड हो। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, यानी जो डिफरेंस आपने बताया है उसके पीछे आपने अपना दिमाग इस्तेमाल किया हो। अब जैसे महिलाओं की बात की हमने, तो वास्तव में भारत में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के मुकाबले मतलब थोड़ी डाउन है, सामाजिक भी, आर्थिक भी, और शैक्षणिक भी, यानी शिक्षा के मामले में भी। आप लिटरेसी रेट देखेंगे
तो जैसे आपका जो होगा पुरुषों का वो लगभग 80% पाएगा, और महिलाओं का पाएगा 67 70, मुश्किल से। तो आपको फर्क दिखाई दे रहा है कि हाँ सर, दोनों में फर्क है। तो इसलिए थोड़ा महिलाओं को भी हमें क्या करना है, मान लो ये 80 है तो हमें इनको भी 80 बनाना है, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष क्षमता को हमें हासिल करना है, उद्देश्य है हमारा। इसलिए हमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन करके इनको थोड़ा रिजर्वेशन देके महिलाओं को फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब ये इनके साथ कंधे से कंधा मिला पाएंगी, कदम से कदम मिला पाएंगी। और जिसके पीछे हमने जो बात कही वो हमने रिपोर्ट्स के बेसिस पे की, फैक्ट्स के बेसिस पे की, इंटेलिजिबल डिफरेंस का इस्तेमाल किया। दूसरी चीज, जब हम करेंगे रीजनेबल क्लासिफिकेशन, युक्त युक्त वर्गीकरण में, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो बोधगम में अंतरक है, यानी जो अंतरक हमने बात की है, जो इनके बीच में जो इंटेलिजिबल डिफरेंस की बात की है, और इसके उद्देश्य में एक संबंध होना चाहिए इन दोनों के बीच में। ठीक है, एक एक रेलेवेंस होना चाहिए, अंतरक और उद्देश्य, एक संबंध हो स्थापित होना चाहिए। अब जो हमने बात की थी कि साहब इन दोनों के बीच में जो लिटरेसी रेट है, पुरुष और महिलाओं के बीच में फर्क है, तो ठीक है, हमने कहा इंटेलिजिबल डिफरेंस यह है, तो क्या करें, इनको क्या दे दो, रिजर्वेशन दे दो। ठीक है, महिलाओं को फीस वगैरह में छूट दो। ठीक है, इनकी जो जो मेरिट है वो थोड़ी सी डाउन जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें। क्यों, क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हमें हासिल करना है क्या, विधि के समक्ष क्षमता। तो यहां अंतरक और उद्देश्य में एक संबंध स्थापित हो गया। वैसे ही SC ST का है, OBC का है, वो लोग भी जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। EWS की जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये किस किस लिए दिया गया? इसलिए दिया गया कि जो जनरल के लोग हैं, सामाजिक रूप से तो ठीक है वो अपर है, बट वास्तव में उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उनको भी हमें सबके बराबर लाना है। इसलिए हम क्या कर देते हैं, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनको 10% का हमने रिजर्वेशन दिया। इसलिए दिया ताकि इनको भी सबके बराबर लाया जा सके। तो इसलिए जब हम पढ़ते हैं विधि के समक्ष क्षमता और जो विधि का समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसमें हमें समझना होता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को। बिकॉज हमें विधि के समक्ष क्षमता की प्राप्ति तभी हो पाएगी जब हम विधि का समान संरक्षण भी देंगे, समानों के साथ समानता होगी, समानों के साथ समानता होगी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो है 15। 15 जो है, 15 में आप इतना याद रख लीजिए कि 5 चीजें हैं। ठीक है, धर्म, ठीक है, जाति, नस्ल, लिंग यानी सेक्स, और निवास स्थान। ठीक है, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ। इनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार इन चीजों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। एक आर्टिकल जो 15 का 3 है, इसको आप याद कर लीजिए। 15 का 3 ये कहता है कि महिला और बच्चों के लिए, महिला एवं बच्चों के लिए विशेष विधि या विशेष कानून बनाए जा सकते हैं इनके संरक्षण के लिए। तो आप उसे ये नहीं कहेंगे ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ और उसका वायलेशन है, या आर्टिकल 14 का वायलेशन है, नहीं। क्योंकि सरकार को ये पावर दी गई है कि महिला और बच्चों के संरक्षण के लिए आप अलग से कानून बना सकते हैं। आप देखिएगा महिलाओं के लिए मेट्रो, चलो मेट्रो का एग्जांपल लेते हैं। मेट्रो में एक एक आई थिंक जो होता है पिंक कलर का, या कुछ भी ऐसा समझिए, कि जो फर्स्ट बोगी होती है मेट्रो की, वो ओनली फॉर लेडीज रिजर्व होती है, केवल महिलाओं के लिए। ठीक है, उसमें सिर्फ महिलाएं बैठ सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकते। तो ये कौन से आर्टिकल से गवर्न हो रहा है? सरकार ये कर पा रही है तो कहां से कर पा रही है? ये आर्टिकल 15 के 3 से कर पा रही है। 15 का 3 ये पावर दे रहा है सरकार को
कि महिलाओं और बच्चों के संरक्षण की बात अगर आती है, स्पेशल कुछ करना है उनके लिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। कोई कहने लगे सर जो महिलाएं हैं वो पुरुषों वाले डब्बे में तो आ सकती हैं, लेकिन पुरुष महिलाओं वाले डब्बे में नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3, ऐसा क्यों किया हमने? हमने ऐसा क्यों किया, हम क्यों कर पा रहे हैं? यही है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्योंकि महिलाओं के साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कंसर्न होता है बेटा। समझ आई बात? महिलाओं को हमें ज्यादा सेफ फील कराना है, ज्यादा सेफ्टी उनको प्रोवाइड करनी है। अब पुरुष ये नहीं कह सकते हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, ये तो सेक्स के आधार पे भेदभाव है। नहीं, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। बिकॉज महिलाओं को सेफ्टी का कंसर्न ज्यादा है। निर्भया केस देखा था ना? तो निर्भया जैसे केस जो है वो बताते हैं हमारे यहाँ कि महिलाओं को सेफ्टी की कितनी जरूरत है, बच्चों को सेफ्टी की कितनी जरूरत है। इसलिए अगर 15(3) में अगर महिलाओं के लिए स्पेशल कुछ बनाया जा रहा है, कोई ट्रेन में जो बोगी है वो रिजर्व की जा रही है, सीट रिजर्व की जा रही है, देखा उसमें भी लिखा होता है ओनली फॉर लेडीज। पुरुषों वाले डब्बे में भी लेडीज के लिए सीट रिजर्व होती है, उनके लिए अलग से डब्बा भी होता है, जस्ट फॉर देयर सेफ्टी कंसर्न। बिकॉज हमने एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया लगाया। हमने देखा कि वास्तव में इन लोगों को, या जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 5 चीजें ध्यान रखिए। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 16। 16 ये क्या कह रहा है कि अवसर की समानता मिलेगी भैया। अवसर की समानता। अवसर की समानता। इसको आप ये भी कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो यहीं से हैं। गवर्नमेंट जॉब की जो बात कर रहा है, या जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस भी हो चाहे, ठीक है, गवर्नमेंट अगर किसी को नौकरी दे रही है, अवसर दे रही है, तो समान रूप से देगी। अब बात आती है कि सर इसमें तो फिर SC ST का जो रिजर्वेशन है, OBC का रिजर्वेशन है, ठीक है, फीमेल्स का रिजर्वेशन है, PWD का रिजर्वेशन है, EWS का भी है। ठीक है, तो जनरल वाले बेचारे ये कहते थे कि भाई हमारे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो उनके लिए भी EWS का रिजर्वेशन दे दिया गया है 10%। तो जहां जहां हमें लगता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया इस्तेमाल करके हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। भाई SC ST की स्थिति ज्यादा खराब है हमारे देश में, रही है, ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, बट अभी भी हम ये उनको इक्वल नहीं ला पाए हैं। क्योंकि कई तरह के भेदभाव उनके साथ होते हैं, रहे हैं, सामाजिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी। OBC के साथ बहुत ज्यादा नहीं हुए, लेकिन हुए हैं। फीमेल के साथ बहुत ज्यादा हुए हैं। PWD, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि वो बेचारे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, किसी का पैर खराब है, किसी का हाथ खराब है, कोई देख नहीं सकता। और EWS वो लोग हैं जो हैं तो अपर कास्ट, बट उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए इनको भी रिजर्वेशन दो। क्योंकि हमें क्या अचीव करना है? विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14 का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो अवसर की समानता में नो डाउट SC ST OBC फीमेल PWD इनका रिजर्वेशन आता है, बट ये वैलिड है, याद रखिएगा। ये इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड है। और इसका जो अगर आपसे कोई पूछे कारण क्या है, तो आप कहेंगे रीजनेबल क्लासिफिकेशन, युक्त युक्त वर्गीकरण किया जाता है पहले, समानों के साथ समानता। जो SC ST पिछड़ गए हैं, वो अपर कास्ट जो लोग हर तरह से सक्षम हैं, उनके साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको रिजर्वेशन देना, उनके लिए सीट रिजर्व करना, उनको फीस में डिस्काउंट देना, उनको एज में रिलैक्सेशन देना, ये जरूरी है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। ये छुआछूत, जो अपने आप में ही एक इनह्यूमन प्रैक्टिस रही है, छुआछूत का अंत करता है। ठीक है, इसका उन्मूलन करता है। ओके, इसको खत्म करता है। ये कहता है अनटचेबिलिटी जो होगी वो अपने आप में मीन्स अनटचेबिलिटी किसी के साथ नहीं की जाएगी। अगर कोई करता है तो दैट वुड बी अ क्राइम। तो छुआछूत नहीं करनी। ठीक है, आर्टिकल 17 बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। 18 क्या कहता है? 18 में बहुत कुछ नहीं है, उपाधियों का अंत। किसी को उपाधि नहीं देगी सरकार, उपाधियों का अंत। ठीक है, राजा साहब, राजकुमार, और भैया प्रिंस, ठीक है, महा, ये इस तरह की जो उपाधि अगर किसी को दे,
लेकिन दो चीजों में दे सकती है। जिन्होंने आर्मी वगैरह में सर्व किया है, यानी रक्षा मामलों में, ठीक है, रक्षा से संबंधित जो लोग हैं, या फिर शिक्षा से संबंधित, उसमें आपको उपाधि दी जा सकती है इन क्षेत्रों में अगर आपने काम किया। वैसे ही जनरली किसी को भी आए और लो जी, कोई नेताजी हैं और उसको एक नाम दे दिया, लो जी आप इनको इस नाम से जाना जाएगा। जैसे हम बात करते हैं फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता, तो क्या ये ऑफिशियली महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाएगा? ऑफिशियली मैं पूछ रहा हूँ, वैसे तो भाई उनके सम्मान में हम कहते हैं राष्ट्रपिता हैं, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन। तो आरटीआई के जवाब में सरकार ने कहा नहीं, ऑफिशियली सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि आर्टिकल 18 का वायलेशन हो जाएगा। हाँ, सम्मान पूर्वक हम इनको फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। और इनको फादर ऑफ द नेशन सुभाष चंद्र बोस जी ने मतलब कहा था, तभी से प्रथा चली आ रही है। बट कहीं कानूनी रूप से, कहीं संविधान में या कहीं किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा है फादर ऑफ द नेशन कि भाई कोई फला व्यक्ति फादर ऑफ द नेशन होंगे। हम उनको सम्मान में ऐसा कहते हैं क्योंकि आर्टिकल 18 जो है उसको रोकता है, ठीक है। हाँ, रक्षा के मामलों में, ठीक है, आर्मी वगैरह में सर्व किया है किसी ने, ठीक है, अलग ही योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, उनको दिया जाएगा, उनको दिया जा सकता है। चलिए ठीक है, तो पहला जो अधिकार हमने बात की, समानता का अधिकार, इसको हमने थोड़ा सा ब्रीफ में समझा, इंट्रोडक्शन, हालांकि इनको पूरा डिटेल में पढ़ना भी बाकी है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका 19 से लेके 22 तक है। 22 तक है। 19 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन 19 इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 19 एक, इसमें आपको 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। कितने तरह की? 6 तरह की। 7 होती थी पहले, वो संपत्ति का अधिकार इस यहाँ से भी हटा दिया गया, और आर्टिकल जो 31 था उससे भी हटा दिया गया, मैंने आपको समझाया था अभी। तो इसमें जब हम बात करते हैं, ठीक है, कै खे गै, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में ABCD इस तरह से लिखा होता है। तो सबसे पहली जो स्वतंत्रता आपको मिलती है वाक एवं अभिव्यक्ति की, वाक एवं अभिव्यक्ति की, ठीक है। वाक, भाषण भी कह सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इंग्लिश वाले आप समझेंगे, फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है, उसके पास स्पीच का और अपनी बात को एक्सप्रेस करने का राइट है। अब जब हम बात करते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी की, तो इसमें बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं। जैसे आप कहते हैं सर बोलने का अधिकार, ठीक है, बोलने के अधिकार में जब हम बात करते हैं कि सर प्रेस, जो ये न्यूज़पेपर वाले होते हैं, इनका भी अधिकार इसमें आ जाता है। मीडिया, जो प्रेस मीडिया होता है, मीडिया अपना जो ये सब न्यूज़ वगैरह दिखाता है, कहाँ से आपको मिलती हैं? मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड ऑल, तो ये यहीं से गवर्न होती हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1, क्लॉज ए, सब क्लॉज ए, वाक एवं अभिव्यक्ति। जो आपने देखे होंगे एडवर्टीजमेंट होते हैं, एड, ये भी यहीं से आते हैं, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई भी यहीं से कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। आपको अपनी बात पूछने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, प्रेस का अधिकार है, एडवर्टीजमेंट करने का अधिकार है। अब एक सवाल आता है, क्या सर बोलने के अधिकार में चुप रहने का भी अधिकार है? आंसर इज यस, राइट टू रिमेन साइलेंट, राइट टू रिमेन साइलेंट। तो अब चलिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं मैं। चुप रहने का अधिकार, एक केस होता है, ठीक है, विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत पुराना केस है, इंटरेस्टिंग भी है। ये जो केस है वो जुड़ा हुआ है राष्ट्रगान से, ठीक है, राष्ट्रगान। अब हुआ ये कि केरल में एक स्कूल में 3 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। वो शायद क्रिश्चियन धर्म के थे। कारण क्या था उनको निकालने का? वो राष्ट्रगान के समय, राष्ट्रगान जो होता है हमारा, उस पोजीशन में तो खड़े थे, पर राष्ट्रगान गा नहीं रहे थे, चुप थे, ठीक है। उनसे कहा गया क्यों नहीं गा रहे? उन्होंने कहा साहब हमारा धर्म हमें इजाजत नहीं देता गाने की। तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया। अब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि देखिए, राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए उसकी स्थिति में
खड़े होना जरूरी है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप ना भी बोलेंगे तब भी चलेगा। तो यहां पर ये कह दिया कि रिमेन साइलेंट का भी राइट हमें है। हमें चुप रहने का भी अधिकार बोलने के अधिकार में शामिल है। तो बोलने के अधिकार के साथ चुप रहने का अधिकार भी आपको है। प्रेस फ्रीडम जो आपको मिलती है वो, एडवर्टीजमेंट होता है वो, आरटीआई होता है, तो ये सारी चीजें, ये सब फ्रीडम इसमें इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं 19(1) ख की। ठीक है, ख क्या कहता है? देखो, ख कहता है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब एक शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, पीसफुल असेंबल असेंबली विदाउट आर्म्स, हथियारों के साथ नहीं, पीसफुल असेंबली यानी एक शांतिपूर्ण सभा आप कर सकते हैं, उसका अधिकार है। कहीं पे प्रदर्शन भी कर सकते हैं, हो शांतिपूर्ण। आपकी सभा, आपकी जो असेंबली है, वो अनलॉफुल ना हो, हथियारों के साथ ना हो, शांतिपूर्ण। डीएम साहब के यहाँ, डीएम ऑफिस पर आप क्या कर रहे हैं, तख्तियां लेके भाई ज्ञापन दे रहे हैं और धरना कर रहे हैं, कर सकते हैं। किसान धरना दे रहे हैं, ठीक है, दे सकते हैं, बट दैट शुड बी पीसफुल। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैक है गै। ठीक है, तो गै में होता है कि आप अपने संघ बना सकते हैं। ठीक है, संघ बना सकते हैं आप। संघ में जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, आप कोई भी सामाजिक संगठन बना सकते हैं, कई तरह के एनजीओ बना सकते हैं। ठीक है, बट उनका जो पर्पस है वो ठीक ठाक होना चाहिए। क्योंकि हम निर्बंधन की बात करेंगे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी हैं आपके उस पर। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसका एक इंट्रो ले रहे हैं, इसको समझ लें। ठीक है, फिर आता है घ। ये क्या कहता है? घ कहता है कि भाई आपको पूरे देश में कहीं भी संचरण का अधिकार है, यानी यू हैव राइट टू मूव फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत की टेरिटरी में आप कहीं भी जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, संचरण का अधिकार है, मूवमेंट का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि आप कहीं पे बस भी सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है? आपको कहीं पे निवास करने का अधिकार है, आप रिजाइड कर सकते हैं, रह सकते हैं, आप सेटल हो सकते हैं कहीं पे पूरे भारत में, ये भी अधिकार आपको है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे च की, तो च हटा दिया गया, च हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, तो इसको यहां से संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये कहाँ है? आर्टिकल 300 ए में है। चलो, इतना तो हमें समझ आ गया। और अब जो छह है, छह क्या कहता है? छह इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको व्यापार, व्यवसाय, कोई बिजनेस वगैरह करना है, कोई ऑक्यूपेशन करना है, ठीक है, कोई ट्रेड करना है, ठीक है, वाणिज्य, आप कुछ बनना चाहते हैं, बहुत स्पेशली बात करूंगा कि क्या कोई भी व्यक्ति आज, पहले तो क्या होता था बहुत पुराने समय में, लोग बस जो कास्ट ऑक्यूपेशन है उसको ही फॉलो करते थे, बट क्या आज कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। कोई फर्क नहीं, जाति का फर्क नहीं, धर्म का फर्क नहीं, जेंडर का फर्क नहीं। कोई महिला एस्ट्रोनॉट भी बन सकती है, क्या दिक्कत है? डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, जो उसका मन करे वो, उसकी भी स्वतंत्रता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है, यहां पर जब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, तो उसमें समझ आता है हमें कि 6 तरह की ये फ्रीडम हमें मिली हुई है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 का जो क्लॉज 1 है, ध्यान से समझने वाली चीज है। इसमें बात हुई है कार्योत्तर विधि की। ठीक है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण की। अब ये कार्योत्तर विधियों से संरक्षण क्या होता है, ध्यान से समझना है इसको। कार्योत्तर विधियों से देखो, जैसे मुझे याद है ये सारी चीजें क्लॉज के साथ, आपको भी क्लॉज के साथ याद होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब ये क्या कहता है? इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मैंने कोई कार्य किया, कार्य क्या, आज वो अपराध नहीं है, आज की तिथि में जब मैंने ये अपराध किया है, ठीक है,
तो मुझे, अगर इस कार्य को कल को अपराध बना दिया जाता है तो मुझे इसके लिए सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कार्य मैंने आज किया है। चलो इसको एग्जांपल समझें। 26 अक्टूबर मान लो, 26 अक्टूबर को कोई चीज क्राइम नहीं है, 27 को क्राइम बना दी जाती है एक कानून पास करके, तो ये इन पे लागू नहीं होगी, बैक डेट से लागू नहीं होगी, बैक डेट से लागू नहीं। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, इफेक्ट नहीं दिया जाएगा, यानी फ्रॉम द बैक डेट उस चीज को लागू नहीं करेंगे। हाँ, 27 को कानून बन गया, 27 है उसके बाद आपने वो काम फिर से किया, फिर कानून, फिर आपको सजा दी जा सकती है। वैसे ही सजा के मामले में होता है। सपोज करो 27 को हमने चोरी की, ठीक है, 27 को हमने चोरी की, और चोरी की सजा 27 तक 3 साल थी, 28 को ये सजा बढ़ा दी गई, 5 साल कर दी गई। तो बताओ हमें कौन सी सजा मिलेगी? हमें सिर्फ 3 साल मिलेगी, क्योंकि हमने, जब ये सजा 3 साल थी तब क्राइम किया था। बैक डेट वाली सजा की जो बात है, ठीक है, वो ही मिलेगी। कहने का मतलब है जब हम 28 को क्राइम करेंगे तब 5 साल मिलेगी, लेकिन अगर हमने क्राइम 27 को किया था, 28 को ये सजा बढ़ा दी गई, तो जिस दिन हमने जो क्राइम किया है उस दिन जो सजा थी वही मिलेगी। ये ध्यान रखना है, जिस डेट को जो क्राइम किया उसके लिए जो सजा थी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, निर्भया केस। निर्भया केस, निर्भया मामला जो था, उसमें एक जो था मुलजिम, वो नाबालिग था, वो नाबालिग था, 18 से कम थी उसकी उम्र। तो ये समझिए कि जो नाबालिग होता है उनको मैक्सिमम 3 साल की सजा दी जा सकती थी पहले, ठीक है। अब चीजें बदली हैं कुछ, बहुत सारी चीजें लॉ ऑफ क्राइम्स में, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, बट फिलहाल इसका एक एग्जांपल समझे। तो निर्भया के मामले में एक नाबालिग था। जिस दिन निर्भया का केस हुआ उस समय तक यही कानून था कि मैक्सिमम सजा 3 साल दी जाएगी। जब निर्भया वाली स्थिति आई तो देश में कानूनों में बदलाव किया गया, और उसमें बाद में ऐसे लोग जो बहुत हीनियस क्राइम करेंगे, उनकी उम्र भले ही 18 से कुछ कम हो, 17 वाले और 17.5 वाले, इस टाइप के जो लोग हैं, 16+ वाले, उनके रिगार्डिंग कई तरह की जो विधियां थी वो अलग की गई, उनमें मतलब सजा का जो प्रावधान था वो थोड़ा सा बदल दिया गया। तो क्या इस व्यक्ति को नए प्रावधानों के हिसाब से सजा दी जा सकती थी? क्योंकि निर्भया केस हुआ था 2012 में, और कानूनों में बदलाव किया गया 13 में। तो क्या 13 वाले बदलाव इस 12 वाले पर लागू हो सकते थे? नहीं। यही कह रहा है आर्टिकल 20 क्लॉज 1, कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इन चीजों को बैकडेट से आप लागू नहीं कर पाओगे। इसलिए आपने सुना होगा कि निर्भया केस का जो वो नाबालिग मुलजिम था, वो 3 साल बाद छूट गया था, उसको फांसी नहीं हुई, बाकी जो मेजर थे उनको फांसी हो गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सेकंड होता है 20 क्लॉज 2। अब 2 से याद रखिएगा डबल जियो पार्टी, यानी दोहरे दंड। आपने एक बार कोई क्राइम किया, सजा भी एक ही बार मिलेगी बस। दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, ठीक है बच्चों, दोहरे दंड से संरक्षण, यानी डबल जियो पार्टी नहीं होगा, ठीक है। किसी को भी एक चीज के लिए दो बार सजा नहीं दी जाएगी। आपने चोरी की, आप जेल गए, 3 साल की सजा हो गई, 3 साल काट के आ गए, बाहर आए, पुलिस ने फिर पकड़ लिया। आपने पूछा क्यों? बोले 3 साल पहले चोरी नहीं की थी। बोले सर, मैं तो सजा काट के आ गया हूँ। क्या नहीं, फिर भेज देंगे हमको, चोरी तो की थी ना, दोबारा भेज देंगे। तो नहीं, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहेगा नहीं भाई, छोड़ दो इसको तुरंत, क्योंकि सजा, एक बार क्राइम किया, सजा भी बस एक ही बार देंगे आपको, ठीक है। चलो, आई होप इंट्रो समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, क्लॉज 3 क्या कहता है? 3 इंटरेस्टिंग है, ये अभिशंसन की बात करता है, यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको आपके ही खिलाफ गवाह नहीं बनाएगी पुलिस या कोई भी एजेंसी। आत्म अभिशंसन, आत्म अभिशंसन, हिंदी में लिख दूंगा इसको। इसको मैं बहुत ही बिल्कुल आसान भाषा में समझाता
पुलिस ने, ठीक है, किसी को पकड़ा, पकड़ा, 2 लठ रखे, कबूल करवा लिया, जुर्म कबूल, साहब कर लिया, इसी ने किया है, वैलिड नहीं है, जीरो है इसकी वैलिडिटी। किसी को भी सेल्फ इनक्रिमिनेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी पुलिस जब इस तरह की गवाही मतलब किसी से जुर्म इकबाल कराती है, तो वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि किसी को भी उसके खिलाफ खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं उकसाया जा सकता। गॉट इट? ठीक है। तो किसी को भी उसके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जाएगा, उसके लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो आपने सुना होगा कि जो भाई नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ठीक है, पोलीग्राफिक टेस्ट, ये कई तरह की आजकल वो आ गई है फोरेंसिक में। तो क्या उनकी मर्जी के बिना उनके डीएनए सैंपल लिए जा सकते हैं? क्या उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जा सकता है, जिससे ये पता चल सके कि हाँ उसने अपराध किया है कि नहीं? बिना उसकी परमिशन के नहीं करा सकते। कराया तो वो जीरो हो जाएगा। इस पे आप केस पढ़िएगा, सेल्वी वर्सेस कर्नाटका का केस, बहुत इंटरेस्टिंग केस। ठीक है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी को भी उन चीजों के लिए मजबूर नहीं कर सकते जिससे वो अपराधी बन जाए। ठीक है। अगर आप किसी का नार्को एनालिसिस कराते हैं, ब्रेन मैपिंग कराते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराते हैं, डीएनए सैंपल लेते हैं उसकी बिना परमिशन के, तो ये उसके जो राइट टू लाइफ एंड ऑल कई सारी चीजों का वायलेशन माना जाएगा। इवन इसको थर्ड डिग्री भी कहा गया, कि एक तरह की थर्ड डिग्री है। अगर किसी को मजबूर करके, पीट पाट के तो आप किसी से भी एक्सेप्ट करा लोगे कि हाँ साहब मैंने क्राइम किया है, लेकिन वो जो कहेगा उस समय पुलिस के सामने, जो चीजें कहेगा, वो इकबाल जुर्म करेगा, एक्सेप्ट करेगा अपने क्राइम को, गिल्ट को, वो जीरो है, कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। याद रखिएगा लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्टिकल जो 20 है वो तीन चीजों की बात करता है: एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी और सेल्फ इनक्रिमिनेशन। यानी कि ये आपको प्रोटेक्शन देता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 21। इतना गजब का ये मतलब आर्टिकल है, इसको पढ़ने आप बैठोगे मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इंसान को क्या क्या, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी, इस पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जितना इसको पढ़ोगे कम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे, इसका एक्सटेंशन इतना कर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि इंसान को सोने तक का अधिकार भी मौलिक अधिकार बना दिया। सोने का अधिकार, बताओ, कि इंसान को मतलब स्पेशली रात के 10 से 6, सुबह के 6, देखा ना, डिस्टर्ब नहीं कर सकते, डीजे वगैरह नहीं बजने देते, लाउड स्पीकर एंड ऑल इन पे बैन है। सोने का अधिकार भी, क्योंकि केस हुआ खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें पतंजलि शास्त्री थे ऑनरेबल जज, उन्होंने कहा कि जीने का अधिकार पशुओं के जैसे जीने का अधिकार नहीं होता। जीने के अधिकार का मतलब है कि एक अच्छा जीवन, जिसमें एक व्यक्ति को सम्मान मिले, उसकी डिग्निटी बरकरार रहे, वो पशुओं जैसा जीवन ना दिए, इंसानों जैसा जीवन जिए, वो होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहां तक कि 2017 में जब केएस पुट्टा स्वामी का केस हुआ, उसमें तो निजता का अधिकार जो था, राइट टू प्राइवेसी, उसको भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है, राइट टू प्राइवेसी।
ठीक है। क्लीन एनवायरनमेंट का राइट है आपको, ठीक है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। स्पीडी ट्रायल का आपको राइट है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि पशुओं के जैसे जीवन हो, ऐसा जीवन हो जिसमें इंसान को सम्मान मिले, उसकी डिग्निटी बरकरार रहे। वो पशुओं जैसा जीवन ना जिए। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 20। देखो 20 की जब हम बात करेंगे तो इसमें ध्यान से समझना है 20 और 22 में क्या फर्क है। 20 तो उन मामलों में आपको प्रोटेक्शन देता है जिनमें आपने अपराध किया हुआ है, जिसमें आपने अपराध किया है, या आपका कोई, आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा है अपराध करने का। 22 कहता है अरेस्ट की बात। अरेस्ट और डिटेंशन जब आपका होता है तो आपके पास कौन कौन से अधिकार है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, बंदीकरण एंड निरोधन। अच्छा, दोनों में फर्क भी है क्या? अरेस्ट और डिटेंशन में क्या फर्क है सर? अरेस्ट में तो ऐसे समझ के चलिए कि यू आर अंडर अरेस्ट, उसके लिए आप चार दीवारी में बंद हो कि ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अरेस्ट माने जाएंगे। पुलिस ने आपको पकड़ लिया, पुलिस ने आपको कहा यू आर अंडर अरेस्ट, आपने सुना होगा फिल्मों में, यू आर अंडर अरेस्ट। उसने कह दिया, आप अरेस्ट हो गए, हथकड़ी भी ना लगे चाहे, आप अरेस्ट में हैं तो हैं। ठीक है। लेकिन डिटेंशन का मतलब होता है किसी उसमें आपको चार दीवारी में बंद किया जाए, या यानी जहां से आप जा ना सकते हो, डिटेन करना। ठीक है। चलो, तो 22 में जब होता है अरेस्ट या डिटेंशन होता है तो आपके क्या अधिकार बने रहते हैं? ठीक है। आर्टिकल 22 आपको मेनली तीन अधिकार देता है। पहला, कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, उसके रीजंस क्या हैं वो आपको बताया जाए। ठीक है। बंदीकरण के कारण बताया जाए। राइट टू नो द रीजन ऑफ योर अरेस्ट। कारण बताओ, बस सिंपली ये है कि राइट ऑफ मीन्स रीजन ऑफ अरेस्ट बताया जाए। ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया, उसमें कहा कि अगर लिखित में नहीं बताया गया तो ये इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर आपको अरेस्ट कर रही है पुलिस तो वो आपको रीजन बताएगी, कारण बताएगी। दूसरा, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। हाँ, उन मामलों में अलग चीजें हैं जहां आपको बहुत दूर से अरेस्ट करके लाया जा रहा है। अगर वैसे तो जनरली बहुत सारे लॉज हैं इस पे, मतलब बना हुआ है कि वहां के जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा वहां, या तो वहां पेश करो, ठीक है, या फिर जो टाइम होगा उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है। जो यात्रा में जो समय लगेगा वो उससे हटा दिया जाएगा। ठीक है। जनरली होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तीसरा होता है कि आपका जो एडवोकेट है, आपके अधिवक्ता से मिलने का आपको राइट होगा। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरोगेशन, पूरे इंटरोगेशन के दौरान नहीं। ठीक है। आप अपने अधिवक्ता से मिल सकते हैं, यानी अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो आप कह सकते हैं कि साहब मेरे अधिवक्ता को बुलाइए, मेरे एडवोकेट को बुलाइए, मुझे उनसे मिलने का अधिकार है। तीन बातें इसमें है। ठीक है। तो इसमें और उसमें ये फर्क है, ध्यान से समझिएगा। चलो, अब ये तो हो गया 19 से 22 वाला। ठीक है, इसमें फ्रीडम की बात हो रही थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राइट की, और नेक्स्ट है कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका है 20 और 23 और 24। इसमें पहले समझिए 23 को। 23 में दो बातें हैं। ठीक है। एक तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, यानी कि इंसानों की खरीद फरोख्त, इंसानों का क्रय विक्रय, वो नहीं होगा। ठीक है। मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसको आप कह सकते हैं सेल और परचेज ऑफ ह्यूमंस। इंसानों को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। सेल और परचेज ऑफ ह्यूमंस। ठीक है। भाई बहुत पुराने समय की बात करें तो उस समय तो दासता हुआ करती थी, स्लेवरी। अच्छा, वैसे आपसे अगर कोई पूछे कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो गुलामी को खत्म करता है एक तरह से, हालांकि ये वर्ड नहीं है वहां, गुलामी दासता वर्ड इसमें यूज नहीं हुआ, बट एक तरह से गुलामों को खरीदा और बेचा ही तो जाता था। और ये खरीदने और बेचने को मना कर रहा है, एक तो एक तरीके से तो ये दासता को ही तो खत्म कर रहा है, गुलामी को ही तो खत्म करता है, स्लेवरी को ही तो खत्म कर रहा है। तो आर्टिकल 23 आपका आंसर होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, पहले तो पुरुषों को ही बेचा जाता है, हालांकि आज ये जनरली किस पे मतलब कनेक्ट करता है, बच्चे और महिलाएं। आप देखेंगे आज भी महिला और बच्चे बेचे जाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े रैकेट्स हैं इनके, इनको बेचने वालों के। वुमेन और चिल्ड्रन। ठीक है। वुमेन को अक्सर जो है इमोरल चीजों में धकेल दिया जाता है, अनैतिक जो काम है उनसे करवाए जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह। ठीक है, चिल्ड्रन को क्या भीख मांगना, ठीक है, बेगिंग वगैरह में धकेल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये चीजें होती हैं अभी भी। ठीक है, हालांकि बहुत कम हो गई है धीरे धीरे। भाई पुलिस जो है ऐसे लोगों को पकड़ती है, जेल में डालती है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरी तरह से बंद है, मतलब नहीं कर सकते आप किसी। कोई खुद भी बिकना चाहे ना, सर मैं आई एम फॉर सेल, नहीं भाई, आप नहीं, खुद 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 भी नहीं बिक सकते, खुद भी चाहो तो। तो पहली बात तो आर्टिकल जो 23 है वो बात करता है मानव दुर्व्यवहार की, और दूसरा ये बात करता है बेगार की। ठीक है, बेगार, बॉन्डेड लेबर। बेगार मतलब होता है लेबर विदाउट पे, लेबर विदाउट पे। ठीक है, बेगार करवाई जाती थी पहले लोगों से, यानी कि उनको पैसा नहीं देते थे। तो ये पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। पहले क्या होता था कि लोग बॉन्डेज बॉन्डेज लेबर में भी धकेल दिए जाते थे। ठीक है, एक पीढ़ी ने पैसा लिया साहूकार से, वो उतर नहीं पाया, दूसरी पीढ़ी को बेचारों को काम करना पड़ता था, वो छोड़ नहीं सकते थे, बॉन्डेज लेबर होता था। तो इस तरह की चीजें आज नहीं हो सकती। आपने देखा होगा ईंट भट्टों पे बहुत अक्सर शिकायतें आती हैं कि मजदूरों को रोक लिया गया, फिर एसडीएम साहब गए, ठीक है, और लेबर इंस्पेक्टर गया, उनको छुड़वाया, दिस एंड दैट। तो वो कहाँ से गवर्न होती हैं चीजें, वो आर्टिकल 23 से ही गवर्न होती हैं। तो बेगार यानी लेबर विदाउट पे नहीं करा सकते आप, बॉन्डेज लेबर नहीं हो सकता। ठीक है, और मानव का दुर्व्यापार नहीं हो सकता, इंसानों को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। आर्टिकल 23 की बात करें तो इसमें बात हुई है बाल श्रम की। बाल श्रम की, ये आर्टिकल बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए आपके, ऐसे ही। बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि चाइल्ड लेबर होता क्या है। बच्चे का कमर्शियल यूज करते हैं जब आप, कमर्शियल यूज ऑफ अ चाइल्ड, ध्यान समझिएगा, कमर्शियल यूज ऑफ अ चाइल्ड। कैसे? मम्मी ने अपने बेटे से कहा, बेटा एक नमक का पैकेट ला दो बाजार से, तो क्या ये कमर्शियल यूज हुआ? नहीं। टीचर ने बच्चे को होमवर्क दे दिया, कि ये कमर्शियल यूज हुआ? नहीं। हाँ, जैसे चाय की दुकान पे बच्चा लग रहा है, वहां बर्तन मांज रहा है, वहां साफ सफाई कर रहा है। ठीक है, और ये मेनली जो लागू होता है वो होता है 14 साल से कम के बच्चों को। तो बच्चे का कमर्शियल यूज जो है उसको हम चाइल्ड लेबर कहेंगे। जनरली घर के काम बच्चे जैसे करते हैं, दूध ला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसको हम चाइल्ड लेबर नहीं कह सकते। कमर्शियल पर्पज से जब यूज हो रहा हो, यानी उस बच्चे से के काम से पैसा मिल रहा हो। बट अब आप कहेंगे सर फिल्मों में जो काम करते हैं छोटे बच्चे, देखिए जहां बात आती है आपके स्किल की, स्किल डेवलपमेंट की, ठीक है, जहां आपके टैलेंट के डेवलपमेंट की बात आती है, आप डांसर हैं, आप सिंगर हैं, ठीक है, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, छोटे छोटे बच्चों ने गाना गाया है, नाम मिला, रिकॉग्निशन मिला, पैसा मिला। ठीक है, तो ऐसी चीजें एक्सेप्शन है, इन पे ये चीजें लागू नहीं होती, ध्यान से समझिएगा। ऐसे काम जो नॉन स्किल्ड है, अब बताइए ईंट ढोना कोई स्किल होती है क्या?
बर्तन मांजना कोई स्किल होती है क्या? एक छोटू बेचारा जो चाय की टपरी पे काम कर रहा है, क्या वो स्किल मानी जाएगी? वो स्किल नहीं है। जहां मामला चीजें स्किल से रिलेटेड हो, टैलेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, वहां छोटे बच्चे ये चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसे चाइल्ड लेबर की श्रेणी में हम नहीं रखेंगे। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, एक इंट्रो हम समझ पा रहे होंगे। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट राइट की। और नेक्स्ट है हमारा कौन सा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 25 से लेके 28 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा, यही वो आर्टिकल हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। हमें लगता है कि प्रियम्बल में बस सेक्युलर वर्ड लिखा है इसलिए हमारा जो देश है वो सेक्युलर है। आंसर इज नो। ठीक है, उसमें सेक्युलर लिखा है, वो बताता है, ठीक है, सेक्युलरिज्म की बात करता है, बट रियल सेंस में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो हमें स्वतंत्रता मिलती है धर्म के मामलों में, भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाती है। ठीक है, चलिए। तो खाली सेक्युलर वर्ड हटाने से काम नहीं चलता। हालांकि हटा भी नहीं सकते इसमें इसको, केशवानंदा भारती वो स्टेट ऑफ केरला में ये बात साफ हो चुकी है कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। अगर हम ऐसा करेंगे तो आर्टिकल 25 28 भी हटाने पड़ेंगे, जो कि संभव नहीं है। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। चलिए, तो हम समझते हैं आर्टिकल 25 क्या कह रहा है। देखो, 25 बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। 25 में जो बात हुई है वो कहता है कि अंतःकरण, अंतःकरण सॉरी, अंतःकरण करना, धर्म को अंगीकार करना, अपनाना, एक तरीके से कहिए अडॉप्ट। ठीक है, प्रचार प्रसार करना, फैलाना। ठीक है, ये सब जो है इन सब का अधिकार हो। भाई मुझे कोई किसी धर्म को पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है, कर लीजिए। किस धर्म को अपनाना है सर, कर लीजिए। कि सर मुझे तो बाबा जी बनना है, या फिर कुछ भी बन के मुझे तो मौलाना बनना है, मुझे मुझे प्रीस्ट बनना है, या फिर मुझे तो चर्च में जो वो होते हैं फादर वो बनना है। ठीक है, बनिए। धर्म का प्रचार प्रसार करना, बिल्कुल करिए, क्या दिक्कत है? ये आपके अधिकारों में आता है। ठीक है, अभ्यास करना है सर, मुझे तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है, करिए। सब अधिकार है इसमें। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं आपको। ये तो ठीक है सर, अंतःकरण करना, धर्म का को अंगीकार करना, प्रसार करना, अभ्यास करना, ठीक है, कर सकते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर मुझे किसी धर्म को ना मानना हो तो, नास्तिक रहना हो तो? क्योंकि इसमें तो सर धर्म की बात हुई है, नॉन रिलीजन की बात ही नहीं हुई। इसने साफ कह दिया अंतःकरण। ये वर्ड जो है ना, इसको बहुत डीपली समझना है। धर्म को का जो अंगीकार है या अंतःकरण है, उसमें ना होना भी शामिल है। किसी को अगर किसी धर्म को नहीं मानना, ओके, दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर चॉइस। तो कोई व्यक्ति अगर होता है, कहता है कि साहब मैं किसी को नहीं मानना चाहता, उसका भी अधिकार आपको है। तो धर्म को मानने के या धर्म के अधिकार में धर्म को ना मानने का भी अधिकार आपके पास है। ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आहत ना हो, संविधान देता है ये इजाजत। ठीक है, किसी की भावना याद करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। बट ये याद रखिएगा कि जहां धर्म का अधिकार है वहां धर्म को अस्वीकार करने का भी अधिकार किसी भी व्यक्ति के पास होता है। जब जनगणना होती है तो उसमें बहुत सारे लोग खुद को कह सकते हैं कि ठीक है भाई, हमारे धर्म के कॉलम के सामने आप कुछ नहीं लिखेंगे। आप देखिएगा, कहीं पे आपने फॉर्म भरा हो तो उसमें भी एक ऑप्शन आता है अदर्स का। धर्म के ऑप्शन आते हैं उसमें बहुत सारे, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, और उसमें एक कॉलम आता है अदर्स का। अदर्स मतलब कुछ भी, आप इनमें से ठीक है साहब, मैं इसको नहीं चाहता, ब्लैंक कर सकते हैं इसको। तो ये चीज भी यहाँ से गवर्न होती है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? ठीक है, जो धार्मिक मामले हैं उनका प्रबंधन आप कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट। ठीक है, आपको अपने घर पे कुछ भी कराना है, ठीक है, सत्यनारायण की कथा करानी है, जागराता कराना है, ठीक है, करवाइए। ठीक है, कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। 27 क्या कह रहा है? सर हमें तो अपनी धर्म की उन्नति के लिए कर देना है, धर्म की उन्नति।
ठीक है। प्रमोशन ऑफ द रिलीजन के लिए हमें पैसा देना है, हाँ दीजिए, कौन रोक सकता है आपको। 28 क्या कह रहा है, 28 ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कि जो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि एक तरीके से जो राज्य पोषित शिक्षण संस्थान होते हैं, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, ये यहां पर धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध होता है, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते। राज्य पोषित जो शिक्षण संस्थान होते हैं, किसी सरकारी स्कूल में आप धर्म की शिक्षा देने लगे, नहीं दे सकते आप, वो सेक्युलर है, वहां हर धर्म का बच्चा आएगा, वो पढ़ेगा, तो वहां धार्मिक चीजों पे एक तरीके से बैन लगाता है। समझ आई बात? ठीक है। तो धर्म के अधिकार में ये सारी चीजें शामिल हैं हमारे। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा संस्कृति, संस्कृति एवं मीन शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इंटरेस्टिंग है। ठीक है। आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30 किस चीज की बात करता है? 29 ये कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक, एक वर्ड जरूर आएगा यहां पर, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक की भाषा, लैंग्वेज, ठीक है, लेख या संस्कृति का, जो उनकी संस्कृति है, जो उनका कल्चर है, की सुरक्षा का अधिकार, अधिकार है उनको। भाषा, कोई उर्दू पढ़ना चाहता है, कोई अरबी पढ़ना चाहता है, ठीक है, कोई संस्कृत, ठीक है, हालांकि संस्कृत जनरली उससे कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि अल्पसंख्यक का मतलब क्या है हमारे देश में? हिंदुओं को छोड़कर, ध्यान से समझना, हिंदुओं को छोड़कर सब अल्पसंख्यक हैं, सभी अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, यहूदी, सबके सब, इस धर्म के लोगों को छोड़कर। क्या क्राइटेरिया सर? जो 50% से कम है वो माइनॉरिटी माना जाता है। 50% से जो कम होता है, ध्यान रखें, हिंदुओं की आबादी हमारे देश में होगी 79 to 80%, ठीक है। चल, बाकी 20% अलग, बाकी सब धर्म के लोग हैं, तो ये माइनॉरिटी होते हैं, अल्पसंख्यक। अब सवाल ये है कि सर अल्पसंख्यकों को ही ये अधिकार क्यों है? इसका मतलब ये बहुसंख्यकों को नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ कहीं लिखा नहीं है। ये अल्पसंख्यकों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्हीं के अधिकारों को खतरा होने के चांस होते हैं, बिकॉज दे आर वीकर इन नंबर्स, पॉलिटिकली वो वीकर्स होते हैं। तो ये हर जगह जहां पे भी मतलब इस तरह की व्यवस्था होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है बहुसंख्यकों की ये अधिकार नहीं है। बहुसंख्यकों को तो के तो पास पावर ही होती है, वो तो इन चीजों को इजीली चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो वो लोग इनके अधिकारों को ना छीन लें, इनके अधिकारों को ना दबा दें, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अल्पसंख्यकों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुसंख्यक अपनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं या अपनी भाषा है या संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार नहीं होता उनको, बिल्कुल होता है। वो तो जो चाहेंगे कर लेंगे, उनके पास तो पावर है, तो पार्लियामेंट या जो गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं है, बहुत बार चीजें होती हैं पॉलिटिकली, इनको माना जाता है अल्पसंख्यकों को अधिकार है, हमें नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुस्लिम जो है मदरसे खोल सकते हैं, हालांकि अगले उसमें बताऊंगा मैं इसको, ठीक है, वो 30 में आएगा, चलो 30 को समझते हैं। 30 क्या कह रहा है? 30 में यही बात है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने जो शिक्षण संस्थान है उनको खोल सकते हैं, ठीक है, उनकी स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, ठीक है, इसका अधिकार उनको है। अब सपोज जैसे एग्जांपल मदरसा, तो मुस्लिम लोग मदरसा खोल सकते हैं, बिल्कुल। जो जैन लोग होते हैं वो पाठशाला खोल सकते हैं, इनकी पाठशाला लगती है, आई होप आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो भी जिस धर्म के लोग हैं वो अपना अपना ही इस तरह से अपने जो शिक्षण संस्थान है उन्हें खोल सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या सर फिर यही बात आ गई, अल्पसंख्यक है, क्या सिर्फ अल्पसंख्यकों को ये अधिकार है? जी नहीं।
बहुसंख्यक की बात करो तो ठीक है, हिंदूज की बात करते हैं तो वो अपने गुरुकुल्स खोल सकते हैं। गुरुकुल्स हैं भी हमारे देश में, कई हजार हैं, शायद मैंने पढ़ा था 7,000 के समथिंग गुरुकुल्स हैं हमारे भारत में। अल्पसंख्यकों की बात इसमें इसलिए सिर्फ करते हैं ताकि इनको प्रोटेक्शन दी जा सके। ऐसा ना हो कि इस तरह के जो अधिकार हैं उनके अभाव में इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो भाषा है उसे खत्म कर दिया जाए, डोमिनेट कर लें बहुसंख्यक लोग इनको, इसलिए, सिर्फ इसलिए। अदरवाइज बहुसंख्यक तो कुछ भी कर सकते हैं, गुरुकुल खोलें, स्कूल खोलें, कुछ भी वो तो चला ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलो। अब उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 31, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार होता था, वो खत्म हो चुका है, मतलब अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी एक मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है? आंसर इज नो। क्यों नहीं है, कब हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया, और अब ये आर्टिकल 300A में है, ठीक है, एज अ लीगल राइट। चलो, उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32, यानी जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। चलो, हमने सर ये अधिकार तो बता दिए बहुत सारे, अगर इन्हें छीन ले कोई तो क्या मिलेगा हमें? तो आपके पास है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या है ये? इसको समझते हैं। अगर आपसे कोई अधिकार छीन लिया तो आपके पास क्या है? आर्टिकल 32 तो है ही, साथ में 226 भी है, ठीक है। 32 कहता है सुप्रीम कोर्ट जाइए आप, ठीक है। 26 कहता है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपका अधिकार छीना गया तो आप रिट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। रिट क्या होती है? वैसे 5 रिट होती हैं। रिट एक तरह का स्पेशल ऑर्डर होता है, विशेष आदेश, विशेष आदेश दिया जाता है। तो इनको अलग से हालांकि हम पढ़ेंगे, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है, कई सारी रिट्स होती हैं ये। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक पर्सन है, इसको इलीगली डिटेन कर लिया पुलिस ने, इलीगल डिटेन, डिटेंशन कर लिया, कोई रीजन नहीं है, पुलिस के पास कोई एफआईआर नहीं है, कुछ नहीं है, किसी ने कंप्लेंट नहीं की, इसको एक को इलीगली डिटेन कर लिया। तो क्या ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है? हाँ बिल्कुल है। तो क्या करेंगे आप? कहाँ जाएंगे? ठीक है, पुलिस नहीं किया, पुलिस के पास थोड़ी जाओगे, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास। याद रखिएगा, ये रिट जुरिडिक्शन सिर्फ दो ही कोर्ट के पास होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में आप जाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, और बाकी ये तो है। वहां जाएंगे, आप कहेंगे साहब हमारे व्यक्ति को इन्होंने इलीगली डिटेन कर लिया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल आप करेंगे। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसमें देखेगा कि क्या ये डिटेंशन वास्तव में इलीगल है। अगर वो पाता है कि इलीगल है तो उसको छोड़ देगा, छोड़ने का आदेश दे देगा। तो ये आपके 6 संवैधानिक अधिकारों का एक तरह का परिचय था, एक इंट्रोडक्शन था। अब कुछ सवाल, कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बहुत ब्रीफली। पहली चीज, जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो सॉरी मौलिक अधिकार हैं, क्या उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं? कुछ खास बातें हैं ऐसी? हाँ बहुत सारी है मुख्य विशेषताएं, एक दो हम बता देते हैं आपको, बाकी पढ़ेंगे। मुख्य विशेषताएं, पहली मुख्य विशेषता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो न्यायिक हैं, जस्टिसिएबल हैं। कैसे? अगर हमसे छीना गया तो हम आर्टिकल 226 और 32 में, ठीक है, 32 में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, और सॉरी 26 में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, और 32 में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो न्यायिक है। अगर हमसे छीना तो हम सीधा भागेंगे कोर्ट, न्याय मिलेगा हमें, ठीक है। चलो, दूसरी विशेषता ये होती है कि कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही है, कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं। मान लो विदेशी कोई है व्यक्ति, उसको नहीं मिलते। कुछ अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है।
उपलब्ध है। कौन से अधिकार है सर वो? ठीक है। आर्टिकल 15, 16, ठीक है, 19, जो फ्रीडम वाली बात है, वो 6 फ्रीडम वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही है। कोई कहने लगे विदेश आके आई हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस, बोलेंगे निकल। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही है। ठीक है, प्रोटेस्ट करने का पता चला विदेशी आके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं तुम्हें ये अधिकार नहीं है, निकलो। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही है। ठीक है, जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, विदेशी आके करेगा कोई? देंगे उसको जॉब हम? नहीं, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही। या फिर स्पेशली कुछ जैसे नेपाली गोरखा एंड ऑल इनको थोड़ा सा दिया जाता है, तो वो एक अलग वो चीज है। ठीक है। 29 एंड 30, कोई कह रहा है सर मेरी लैंग्वेज ये वो, भारतीय नागरिक हो, हाँ फिर तो है आपको ये अधिकार। भारतीय नागरिक नहीं हो, निकलो। तो ये आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये वो अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। तीसरी विशेषता है कि ये जो मौलिक अधिकार है राज्यों के विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध, स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। ठीक है, स्टेट आपके जो राइट्स है उनको एनक्रोच कर रहा है। ठीक है, सीधा भागिए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अब एक सवाल इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्या हम अपने मौलिक अधिकार को त्याग सकते हैं? क्या मौलिक अधिकार को त्याग सकते हैं? त्याग सकते हैं, सवाल है। सर मैं अपना फंडामेंटल राइट वेव कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना कि हम खुद भी चाहें तो बेच नहीं सकते खुद को, है ना भाई। मानव दुर्व्यापार बंद है, पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, इलीगल है। सर मैं तो खुद बिकना चाह रहा हूँ सर, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा सर, मैं खुद गुलाम होना चाहता हूँ। कोई कहे सर मैं खुद गुलाम होना चाहता हूँ, सर मैं लिखित में भी देना चाहता हूँ कि ये मेरे मालिक होंगे और मैं इनका सेवक। संभव है? आंसर इज नो। कैन फंडामेंटल राइट, ठीक है, बी वेव्ड? वेव मतलब त्यागना, वेव्ड ऑफ? नो, जी नहीं। आप अपने मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकते, ऐसा किस में कहा? इसके लिए केस हुआ बसेसर नाथ, बसेसर नाथ बनाम आयकर आयुक्त, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या इनकम टैक्स कमिश्नर कह सकते हैं, आयुक्त, आयकर आयुक्त है। 1959 का केस है। उसमें कहा कि नहीं, मौलिक अधिकार को त्यागा नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति जिसके पास मौलिक अधिकार है, वो चाह के भी खुद से भी मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता बेटा। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे आपको ये बात रखनी है याद, ये केस याद रखना है। ठीक है, और नंबर पक्के, डोंट वरी। सो आई होप कि जो इंट्रो है फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स की स्कीम क्या है, ठीक है, तो वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, या फिर फीडबैक है हमारी वीडियो से संबंधित, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।